घोड़ा होता है, इसमें हम 10 कुंटल गोबर भरते हैं। ठीक है, 10 कुंटल गोबर के साथ में हम क्या करते हैं, 750 किलो गोबर लेते हैं और 250 किलोग्राम रॉक फास्फेट पाउडर लेते हैं। रॉक फास्फेट पाउडर एक मिनरल्स है, खनिज है, जो खदानों से निकलता है और इसी से डीएपी बनता है, इसी से सिंगल सुपर फॉस्फेट बनता है और इसी से एनपीके फर्टिलाइजर बनते हैं। ठीक है, रॉक फास्फेट भारत में कुल 3 जगह पैदा होता है। एक हीरापुर सागर मध्य प्रदेश में, जहाँ पर आप हैं अभी, एक उदयपुर राजस्थान में और एक वेस्ट बंगाल दिनाजपुर। 3 जगह इसकी खदानें हैं बड़ी बड़ी, और एक मेघनगर में भी है। फिर थोड़ा बहुत एक आप 50,000 10,000 टन की ऐसी छोटी छोटी खदानें हैं, उनसे कोई नहीं हिलने डुलने वाला है। 3 खदानों का बेसिक प्रोडक्शन है हमारी कंट्री में, और टोटल कंजप्शन अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में 36 लाख मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट होती है एक साल की। कितनी? 36 लाख मेट्रिक टन एक साल में लगता है रॉक फास्फेट रॉ मटेरियल के रूप में, जिससे डीएपी बनता है, जिससे एसएसपी बनता है और जिससे सिंगल सुपर एनपीके फर्टिलाइजर बनते हैं। तो ये 36 लाख मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट हमारे भारत से पूरी नहीं हो पाती है, तो हम लोग फिर जॉर्डन और इजिप्ट से रॉक फास्फेट परचेस करते हैं, फिर उससे डीएपी बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे भारत में कुल 14 लाख मेट्रिक टन ही पैदा होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि रॉक फास्फेट जैसे ही रॉ मटेरियल में लेके और हम डीएपी और एसएसपी बना रहे हैं, हम उसको एसएसपी डीएपी ना बना के हम उसको क्या करेंगे, नेचुरल तरीके से उसका डीएपी बना देंगे। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल हमें डीएपी एसएसपी में लिया जा रहा है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है भाई, क्यों लिया जा रहा है, उसको ऐसे ही क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, ये भी तो विचार करने वाली योग्य बात है। क्यों फिर हम रासायनिक के चक्कर में आ जाते हैं? तो उसका मतलब ये है कि जो रॉक फास्फेट होता है जब खदान से निकलता है तो पत्थर के रूप में होता है। तो पत्थर जो है ना, बेसिकली पौधे को नहीं चाहिए होता है, पौधे को चाहिए होता है तत्व। हाँ, उस पत्थर में फास्फोरस होता है, पर वो तत्व अनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, मतलब उस फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में पौधा भोजन नहीं ले सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं डीएपी वाले, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होती है तो क्या होता है कि वो जो पत्थर में रॉक फास्फेट में फास्फोरस तत्व है, वो तत्व विघटित हो जाता है और निकल के फिर पौधे को मिल जाता है। ये इतना सा साइंस है बस डीएपी और एसएसपी का। पर ये तो प्रोसेस हो गई साहब, लेकिन उसके साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाई जाती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। एसिड मतलब एसिड होता है, जब जमीन में जाएगा तो मिट्टी में एसिडिटी को बढ़ाएगा, एसिडिटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके मिट्टी कड़क होने लग जाएगी, और एसिडिटी के साथ में जब सल्फ्यूरिक एसिड जमीन में जाएगी तो जमीन के अंदर के जितने भी जीवाणु हैं या जो भी काम करने वाली टीम है, जो कल हम आपको समझा रहे थे, वो सारी टीम मरने लगेगी। है कि नहीं है भाई? आप 2 बूंद ले लो एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की, आपको पता लग जाएगा, आपकी आंतें फट जाएंगी, है ना? तो आप सोचो, जब आपका इतना गड़बड़ हो सकता है तो हम कितना 36 लाख मेट्रिक टन प्रति ईयर धरती पर डीएपी के रूप में ये चीज़ें डालते हैं। सोचो तो कितने जीवाणु नष्ट हो रहे होंगे। और केमिकल पेस्टिसाइड जो डालते हैं वो अलग है, अभी तो ये डायरेक्टली एसिड डाल रहा है सीधा, तो उससे मिट्टी कड़क होने लगी। आपने जजमेंट किया होगा मोटा मोटा कि पहले हमारी मिट्टी इतनी मुलायम हुआ करती थी कि हम पैर रखते थे तो हमारे पैरों में चप्पल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज वही स्थिति इतनी बदल चुकी है कि बिना गत्ते वाले जूते के हम खेत में अंदर नहीं घुस पाते, क्योंकि मिट्टी इतनी कड़क हो चुकी है ना? तो ये कड़कपन कैसे हो रहा है? एसिडिटी बढ़ने से, है ना? सॉइल का नेचर एसिडिक होने लगा। सो अब वो टेस्टिंग की लैबें खुल गई, है ना? पहले गड़बड़ किया, फिर गड़बड़ को सुधारने के लिए क्या, पहले गड़बड़ पता करने के लिए लैब खोलनी पड़ी, तो अब फिर किसान को वहाँ उलझना पड़ रहा है, वहाँ टेस्टिंग के लिए भागना पड़ रहा है, समय वेस्ट हो रहा है, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है कि नहीं? और फिर उसमें अलग गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो कुल मिला के हमें ये बात समझना पड़ेगी। तो इतना हम एसिडिटी ज़मीन को दे रहे हैं, तो उस एसिडिटी से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना मिट्टी को, ना पर्यावरण को, ना इंसान को। हाँ, बस थोड़ा सा आपको इतना लालच हो जाता है कि ये डालने से इतना प्रोडक्शन हो जाता है। तो भैया प्रोडक्शन कर करके करोगे क्या? आप सड़ाते जा रहे हो। फिर सरकार जो है ना, प्रोडक्शन कर लिया, सो उन्होंने 1 रुपये किलो अनाज बांटना चालू कर दिया। अब वो 1 रुपये किलो अनाज मिल रहा है, तो लोग खाते हैं और खूब फेंकते हैं, है ना? तो क्या मतलब है? अभी यही सिचुएशन है। अभी आप उठा के देखो तो गेहूं का जितना सरकार कंजप्शन खरीदती है ना, उसका कम से कम 40% वेस्ट जाता है।
कुछ गोडाउनों में जाता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, कुछ स्टॉक में जाता है। वेस्ट पता चला रखा है तो नीचे नमी आ गई तो उनका 1 लाख बोरे खराब हो गए। उसमें क्या है, रिपोर्ट ही तो बनानी, 1 लाख बोरे खराब हो गए, खत्म हो गई कहानी, है ना। अभी खरीदा है, मौसम का पता चला बदलाव हुआ, बारिश हुई तो 10 लाख टन गेहूँ खराब हो गया। कोई बात नहीं, 10 लाख टन खराब हो गया, सरकार कई तो फंड है कि नहीं है। तो ये कितना बड़ा तकलीफ का विषय है कि हमने बहुत ज़्यादा पैदा कर लिया और एक्सेस। अब भाई अगर मान के चलो क्वालिटी चीज़ होती है तो कोई ऐसे थोड़ी उसके साथ व्यवहार करता है। अगर हमारे पास चीज़ कम होगी तो हम उसकी इज्जत करेंगे और कीमती चीज़ होगी तो इज्जत करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत पैदा हो रहा है तो भर भर के अनाज खराब हो रहा है। तो उस चक्कर में 2 चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। एक तरफ तो हम उसको पैदा करने के लिए बहुत सारी समस्याएं का न्योता दे रहे हैं और दूसरी तरफ उस अनाज को हम वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से तकलीफ है। तो हमें क्वालिटी ऑफ फूड उगाना चाहिए। हम भले थोड़ा सा कम उगाएं पर गुणवत्ता तो हो उसकी, है कि नहीं। कि जहाँ भाई आप 10 किलो खा रहे हैं वहाँ 3 किलो खाने में भी आपका काम चल जाए, उतनी एनर्जी मिल जाए। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे हमें जाना चाहिए। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाओ, आप 5 रोटी खाओ पर अच्छी ही खाओ, ठीक है। जब अपने पास सामर्थ्य है, ताकत है, वैकल्पिक व्यवस्था है और सब कुछ है हमारे पास संस्कृति और सभ्यता में, तो हम फिर उसको क्यों ना अपने नॉलेज को इम्प्रूव करके और बढ़िया रोटी खाएं और 5 ही खाएं 4 की जगह पे, है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करी जाती है फॉस्फेट में, तो फास्फोरस रिलीज होता है। अपन क्या करते हैं कि गोबर के साथ में रॉक फास्फेट को ऐड करते हैं। तो गोबर में क्या होता है, बहुत माइनर एसिडिटी होती है, बहुत माइनर। तो हम क्या करते हैं कि गोबर का परसेंटेज ज़्यादा ले लेते हैं और इसका परसेंटेज कम कर देते हैं और टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, ठीक है। कि मान के चलो बहुत माइनर स्लोली प्रोसेस हो रही है तो जी 3 महीने इसको गोबर के साथ में रखेंगे तो गोबर के साथ 3 महीने तक जो है ना रहेगा ये, तो धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस होती रहेगी। तो जो फास्फोरस है वो पत्थर में से रिलीज होता रहेगा। फिर अपन क्या करते हैं कि भाई ये और अच्छा हो और फास्ट हो जाए, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, अपन ने गोबर को रॉक फास्फेट में मिला के उसमें अर्थवर्म और छोड़ दिया, केचुआ और छोड़ दिया, ठीक है ना। तो जब हमने केचुआ छोड़ा तो केचुए ने क्या किया, गोबर और रॉक फास्फेट को खा के वीट किया, तो केचुए की बॉडी से भी 22 प्रकार के एंजाइम और 5 प्रकार की एसिड रिलीज होती है। केचुआ अपनी बॉडी से खुद एंजाइम और एसिड को रिलीज करता है। तो जैसे ही उसने गोबर और रॉक फास्फेट को मिला के और खाया और निकाला तो उसके साथ जो एसिडिटी चिपक के आएगी, उस एसिडिटी से जितना भी फास्फोरस और रिलीज नहीं हुआ होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो लो साहब हमारा काम हो गया, ठीक है कि नहीं। गोबर आपने सूखा के लिया या गीला डाला? गीला। तो जो गोबर से केचुए ने खा के वीट किया, वो वीट जस्ट लाइक ए रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी, सीधा डीएपी का रिप्लेसमेंट तैयार। फॉस्फेट कितना दिया हुआ सर 10 क्विंटल में? 700 kg पाउडर एंड 250 kg रॉक फास्फेट, 25-75 का रेशियो मेंटेन। अभी 1 टन का हुआ है क्या? हाँ ये 1 टन है पूरा इसमें, ठीक है। तो हमने ये भर दिया और जो वीट किया वो वीट हमने निकाल के स्टॉक कर लिया। 1 महीने तक उसको भी फिर रखेंगे, ऐसा नहीं कि निकाला और तुरंत इस्तेमाल कर लिया। 1 महीने के लिए उसको स्टॉक रखेंगे। स्टॉक करने के बाद फिर हम 1 महीने के बाद उसको देंगे, क्योंकि उस समय एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो वो प्लांट को जला सकती है, ख़त्म कर सकती है, ठीक है। तो हमें फिर उसको 1 महीने तक स्टॉक रखना है, फिर उसके बाद हमें देन इस्तेमाल करना है। तो हमने ये जो किया ये फिर 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अनाज वाली फसलों में और 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सब्जी वाली फसलों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो डीएपी की आपको ज़रूरत नहीं, और जो उत्पादन आपको डीएपी देता है वही सेम चीज़ ये आपको देता है। सिंपल है और आप खुद बना सकते हैं इसे। बस इसमें रॉक फास्फेट पाउडर का ज़रूरत है, तो वो रॉक फास्फेट पाउडर आप इन 3 जगहों में से कहीं से भी एक बार ट्रांसपोर्ट कर लो, साल भर का स्टॉक बना के रख लो या 2 साल का रख लो। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है और सस्ता मटेरियल है कि नहीं है। एक साथ तो 20 टन लाना पड़ेगा ना सर? हाँ तो 20 टन एक बार बुला लो ना। 20 टन कितने का हुआ, 50-60 हज़ार रुपये का होगा। तो 2-3 लोग मिलके बुला लीजिए, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूट करके। 1 एकड़ के लिए कितना? 1 एकड़ के लिए आपको 250 kg चाहिए। सागर से सर अभी मैंने 1 टन मंगाया। वो तो एक बार डालने के लिए। हाँ हाँ तो 3 महीने के एक बार डालना है। हाँ नहीं, जब आप क्रॉप कल्टीवेट करेंगे ना, क्रॉप कल्टीवेटिंग के जस्ट पहले आपको डालना है।
जब आपकी क्रॉप पूरी हार्वेस्टिंग हो जाएगी एंड फिर से आप क्रॉप नहीं लगाएंगे तो उसको लगाने से जस्ट पहले डाल ये अभी इसमें जो है इसमें डालने के पहले 3 महीने रॉक फॉस्फेट रखना पड़ेगा हाँ, नहीं 3 महीने का 1 महीना इसमें नहीं, ये बना के 3 महीने में बनेगा ना। इसमें 3 महीने हाँ अच्छा ये 3 महीना लगता है इसको हाँ, सर इसमें ताजा इसमें पूरा कंप्लीट बनने में 3 मंथ का टाइम चाहिए। जब आप डालोगे और इसमें अर्थवम छोड़ोगे तो ये 15 दिन में एक लॉट निकलने को हो जाएगा। फिर एक लॉट 15 दिन में निकलेगा, फिर एक लॉट 15 दिन में निकलेगा, फिर एक लॉट 15 दिन में निकलेगा। ऐसे करके करके 3 महीने में ये पूरा कंप्लीट बन पाएगा। गोबर फ्रेश लेना है। गोबर फ्रेश लो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 15 दिन का और नहीं तो फिर 15 से महीने पुराना इसमें सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर फ्रेश लोगे तो गोबर रॉक फास्फेट को फ्रेश मिला के आप रख सकते हो, लेकिन अर्थवम नहीं छोड़ना है आपको। अर्थवम आप आफ्टर 1 मंथ 1 महीने के बाद ही आप इसमें छोड़ देंगे। ऐसा कितना छोड़ना है? 5 kg इस इतने एरिया के लिए 5 तो kg डेली जो sufficient। गोबर निकलेगा वो इसमें डालते डेली भरते जाओ, डेली भरते जाओ। जब पूरा भर गया तो उसको लगभग 15-20 दिन के लिए छोड़ दो ऐसे ही, है ना, खाली। अच्छा, हाँ। और फिर उसके बाद अर्थवम डाल दो। अर्थवम डालने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना होता है रॉक फॉस्फेट कब डालने का? वो तो तुरंत साथ में ही मिलाते जाओगे ना। जैसे आज हमने 1 तगारी गोबर डाला तो आपने कैलकुलेट कर लिया 1 तगारी में 10 किलो गोबर आता है, ओके तो 3 kg उधर ही साइड में रॉक फास्फेट रखे रहो। जैसे ही तगारी गोबर डाला और 1 डब्बा का 3 किलो का नाप बना लो, 1 डब्बा वो डाल दिया बस। फिर 1 तगारी लेयर लेयर करके डाल। हाँ लेयर करके नहीं, मतलब आप तो वो ऐसे डालते जाओगे तो वो मिक्स होता जाएगा। 2-3 दिन का इकट्ठा हो गया तो आपने फावड़ा भी यहीं बाजू में रखा, पंजा रख लिया, एक पंजा थोड़ा सा ऐसे ऐसा कर दिया, लो साहब मिक्स हो गया। सिंपल है, मतलब फिर उसको अलग से कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। सर केचुआ कहाँ से मिलेगा? केंचुआ आपको एक बार तो कहीं ना कहीं से उठाना पड़ेगा, चाहे तो आप यहीं से उठा के ले जा सकते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ हाँ ये तो हमारे इधर भी जो निकलते हैं जमीन में से, अगर थोड़ा गिला रखेंगे वो भी कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि वो चेक करना पड़ेगी कि वो मिट्टी और गोबर खा रहे हैं दोनों की नहीं। ऐसा तो नहीं कि केवल मिट्टी खा रहे हैं गोबर नहीं खा रहे, है ना। तो गोबर और मिट्टी जो वेराइटियाँ खाती हैं उनको ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। सर एक तो दूसरी कितने बात लेके जाना पड़ेगा? जिसमें हम सिर्फ खाली गोबर यूज कर रहे हैं हाँ। और उसमें रॉक फास्फेट ऐड कर रहे हैं हाँ और मिट्टी ऐड नहीं कर रहे हैं। जी। जैसे लोग मिट्टी ऐड नहीं करना है ना? एक नहीं मिट्टी नहीं करना है। मिट्टी ऐड नहीं करना है, जी। लेकिन जो अर्थवॉर्म का जो एक्चुअली जो अर्थवॉर्म को जो नाम पड़ा है जो तो मिट्टी को खा के मिट्टी के पोशाकों को, मिट्टी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब वो विघटन करता है ऐसा अर्थवॉर्म, बराबर। तो वो ऐसा हमने पढ़ा है सर ऐसे, तो मैं अपना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। तो इसमें तो सिर्फ हम गोबर ही यूज कर रहे हैं, डीएपी इज आल्सो पार्ट ऑफ सॉइल ओनली, जो रॉक फॉस्फोरस हम यूज करते हैं क्योंकि पार्ट ऑफ रॉक है वो। तो क्या इसमें मिट्टी ऐड कर सकते हैं, बेनिफिट है या नहीं? नहीं मिट्टी ऐड नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम खेत की मिट्टी उठा के अलग से यहाँ रखें, फिर यहाँ से निकाल के फिर खेत में डालें, तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा ना, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, टाइम भी खर्च हो गया। तो इससे बेहतर ये है कि जब इसको हम निकाल के खेत में डालेंगे तो इसके साथ में बहुत छोटे अंडे भी जाएंगे, बहुत छोटे केंचुए भी जाएंगे। तो वो जो काम आपका यहाँ आप लाके करोगे, ये काम वो जाके वहाँ पे करने लग जाएंगे। तो ये जो वैरायटी है ये गोबर और मिट्टी दोनों खाती है। क्लियर करो अपने आप को। क्या यहाँ नाम है पर इसका? नाम नहीं है क्योंकि ये देसी ओरिजिनल वैरायटी है, तो इसका अपन ने कोई नाम नहीं रखा है। हमने लिया था एक रिसोर्सेज से, तो उसी को हम फिर करते जा रहे हैं मल्टीप्लाई। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, नाम भी कुछ देखो। क्या अब हिंदुस्तान में इतनी सारी प्रजातियां, अभी जैसे चींटियां घूम रही हैं, तो हमने उसको काली चींटी बोल दिया, इसको लाल चींटी बोल दिया, अभी उसका नाम नहीं रखा। तो ऐसा है, मतलब समझ रहे ना। अभी देसी हमारे देश में इतने इंडिजिनियस सीड्स है, किसी का कोई नाम नहीं है। वो तो जब हाइब्रिड बनता है और किसी का थप्पा लगता है तो फिर वो नाम से वो चल जाती है चीज की ये उसका नाम है करके। तो ये सब है चक्कर दुनिया में। जो वो आप एक जी कैसे हम उसको बेस इंडियन वैरायटी और उसका है पहचान करने का तरीका, वो मैं आपको थ्योरी में सर ये समझाऊंगा। जितना आप बताइए तो हमको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ में ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा। पीडीएफ में आपको
आपका यूट्यूब में तो मिल जाएगा ना। हाँ नहीं सर थ्योरी में लिखवा देंगे, थ्योरी में आपने लिखवा ना देना। सर आपने ये बताया कि 1 टन 1 एकड़ के लिए यूज कर रहे हैं दोनों चीज में, मतलब 2 टन तो उसके लिए सब्जी के लिए अपन सब्जी और ये हॉर्टिकल्चर के लिए वगैरह उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी सर? स्टार्टिंग में जब आप खेत को कैसे करेंगे? बेसल डोज में जब आप खेत को जोत रहे होंगे उसी समय जोत के समय आपको डाल देना है ताकि ये मिट्टी में मिक्स हो जाए पूरा 1 टन। और सब्जी के लिए सर? सब्जी के लिए 2 टन 2 टन वो भी पहले डालनी है। वो भी पहले ये एकड़ के लिए रोटावेटर मार दो। ट्रीज कल्टीवेशन में भी उतना ही डलेगा 2 टन 2 टन 25% फक्त पूरी mix बात करायचं. सुनो तसं वरून फेकायचं नाही. अभी त्याला माती टाकावंच लागतं. सर मैं इसका जो क्वेश्चन था इसे मैं समझा कि इसके मिट्टी इसमें नहीं डालना है, तो जीवामृत में मिट्टी हम डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने के लिए। हाँ तो इधर तो हम वो फास्फोरस को रिलीज करने के लिए कर रहे हैं ना, हाँ हाँ तो इसलिए वो मिट्टी का जरूरत नहीं है, ऐसे मैं समझा। हाँ नहीं नहीं मिट्टी की जरूरत इसलिए नहीं है भाई। पहले तो ये समझो कि क्यों है ना। तो आप ये क्यों है इसलिए क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वो खेत की मिट्टी को जो है ना फर्टाइल बना दे। नहीं नहीं, तो आप अर्थवॉर्म का 20% खाना हुआ है इसलिए डाला है ऐसा, हाँ मिट्टी मतलब नहीं वो फर्टाइल करने नहीं नहीं आप लोग भटको मत। आप ये समझो कि खेत की अगर मिट्टी उठा के आप यहाँ डालते हैं तो कितनी डालोगे, कितनी डाल सकते हो? है कि नहीं? हाँ, कितनी सर, डालोगे? सवाल वही था कि अर्थवॉर्म को खाने के लिए मिट्टी भी पसंद है, हाँ। तो वो डाले कि नहीं? नहीं डालना नहीं चाहिए। ये इसलिए अर्थवॉर्म नहीं खाली डालना ये चाहिए। गोबर ही खाता है. नहीं, ये जो अर्थवॉर्म है ये मिट्टी और गोबर दोनों खाने वाला है। इसलिए तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जब ये यहाँ रहेगा तो गोबर और रॉक फास्फेट खा के खाद बनाएगा, फिर इसको सारी जिंदगी यहीं थोड़ी रहना है। इसको उठा के आप अभी ये मान के चलो ये मुट्ठा उठाया तो ये मुट्ठे में ढेर सारे ये अंडे आ गए। ये अंडे अब ये आप ऐसे ऐसे छांट थोड़ी रहे बैठ के, ठीक है कि नहीं? तो ये अंडे जाएंगे, अब ये इससे 3 केचुए बनेंगे। अब इसमें मतलब पता चला 10 अंडे हैं, तो 10 से कितना बनेंगे? 30 केचुए बनेंगे इतने खाद से, ठीक है। अब डाला आपने 1 टन, तो उससे 10,000 केचुए पहुंच गए खेत में, तो वो 10,000 वहां काम करने लग जाएंगे, ठीक है कि नहीं? और फिर 1 टन डाला, फिर 10,000 पहुंच गए, फिर 1 टन डाला, ऐसे 3-4 साल डालो। 4 साल के बाद कहानी ये खत्म हो जाएगी, फिर सीधी कहानी आपकी वहीं शुरू होगी और वहीं खत्म होगी। तो ये डालने के बाद तुरंत पानी देना पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप खेत में जब ये खाद डालो तो उसको कल्टीवेट कर दो, बस मिला दो मिट्टी में। मिट्टी में मिला दोगे तो ये प्रोसेस सारी मिट्टी में होने लग जाएगी। और अगर आपने खेत में ऐसे ही डाल के और धूप लगने दी तो फिर वो धूप में खराब हो जाएगा। इसमें ऑर्गेनिज्म है वो सर डैमेज हो जाएगा। एक सवाल सर, फिर सीड्स डाल सकते हैं, अगर 3-4 दिन स्टे कर जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं कर पा रहे तो तुरंत डाल के भी आप कर सकते हो। सर हम लोग है ना पौधा लगा देते हैं, वो जैसे ग्रोथ होने लगती है तो उसको फर्टिलाइजर देते हैं, जैसे ड्रिप से देते हैं या जो अपन किसी करते हैं वैसे। यूरिया वगैरह रहती है वो अपन देते हैं बाहर से। तो ऐसा बाद में पौधा जब छोटा होता है, बढ़ने लगता है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लग जाती है, तो हम उसको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स बाहर से सप्लाई करते हैं, उसको देते हैं। तो वो कैसे करेंगे ये खाद यूज करके? ऐसा यूरिया अभी ये विकल्प है यूरिया का, मतलब यूरिया हम बाद में देते नहीं, ये इट इज सब है इसमें. सबका है इसमें, तो ये विकल्प है उसका भी। तो हम सब इसको कैसे यूज करेंगे? यूरिया तो हम उससे डाल सकते हैं या उसका स्लरी बना देते हैं या डायरेक्ट भी डाल देते हैं स्प्रेइंग। ये तो ब्रॉडकास्टिंग से देना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में, है ना, हाथ से ही छिड़क के देना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये पौधा लग गया और वो हो रहा है, हमने वीड्स सब खरपतवार निकाल दी, तो फिर उस पे ऐसा हाथ से ही छिड़कना पड़ेगा। हाँ, हाथ से ही आपको ब्रॉडकास्ट करना। उसकी क्वांटिटी क्या होगी सर? 1 टन। और इंटरवल कितना? वो एक बार एक दे दिया तो हो गया, फिर साल भर देने की जरूरत नहीं है अगर बीच में वो नहीं क्रॉप देना निकलने है तक. आपको। वो तो ये बेसल डोज में आपको स्टार्टिंग में देना है आपको। उसके बाद बस स्टार्टिंग बाद में सर ऐसा कुछ एडिशनल बाद में नहीं नहीं नहीं, वो देना। आपने वो ट्रीज के लिए पूछ रहा है। नहीं पूरा सबके लिए कॉमन सबके लिए सर, ऐसे नहीं है। बाद में नहीं, हमको वो तो देखो additional क्या दे होता देना है, हर एक क्रॉप का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे हम फ्रूट्स में हैं तो फसल में फ्रूट वाले बगीचों में साल में एक बार फर्टिगेशन करते हैं, ठीक है, तो एक बार ही देना है। वेजिटेबल, कोई वेजिटेबल 3 महीने की होती है तो हमने लगा के 3 महीने में फसल निकाल ली, अब दूसरी जब लगाओगे तो दूसरे के लिए अलग से फिर दे दो। मतलब हर एक फसल का
अपना एक अलग से चालू होगी किताब, ठीक है कि नहीं। अभी मान के चलो 6 महीने की फसल है कोई, तो 6 महीने में एक बार देना पड़ेगा। कोई साल भर की फसल है तो साल में एक बार, कोई 3 महीने की है तो 3 महीने में एक बार, कोई 4 महीने की है तो 4 महीने में एक बार। फसल का समय जितना है उस समय के आधार पर एक बार फसल लगाने से पहले आपको देना। यदि थोड़ा ज्यादा हो गया तो कुछ सर ये खाली कोई दिक्कत ये खाली बेसल डोज में ही यूज करना है, बाद बेसल डोज में ही additional नहीं, supplement बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब मान के चलो कई लोगों ने नहीं किया, अब गेहूं बो दिया, अभी बाद में समझ आया, तो अभी ऐसा कर सकते हो कि गेहूं की हाइट ये है, अभी इसमें पानी देना है आपको, पानी लगाना है गेहूं में, तो आप ये खाद फेंक कर और फिर पानी दे दो उसमें। तो ये कुछ मात्रा में मिट्टी के अंदर स्प्रिंकलर का पानी दो तो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और कुछ जमीन के अंदर पानी के माध्यम से चला जाएगा। तो ऐसा कर सकते हो कि फिर बाद में भैया आप शुरू में नहीं दे पाए तो बाद में दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शुरू में भी दे रहे हो फिर बाद में भी जब मर्जी आए जब दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। एक बार खाली डोज देना है। हाँ, अदरक और हल्दी के केसेस में अगर आपको लग रहा है कि पौधा ज्यादा हेल्दी नहीं है तो फिर उस केसेस में भी एक बार मिट्टी चढ़ाने से पहले आप दे सकते हो, लेकिन बहुत ही रेयर है ना। बाकी तो बेसल डोज में ही स्टार्टिंग में आपने दे दिया। फिर रनिंग खाद दूसरी होती है, जैसे आपने रोटी दिन में एक बार खा ली, फिर आप बीच बीच में कहीं पानी पीते हो, कहीं बिस्किट खाते हो, कहीं खैनी खाते हो, ठीक है, कहीं और कुछ खाते हो, तो वो आप फिर करते रहना बीच बीच में, ठीक है। वो उसके लिए फिर अलग डोज है, वो अलग अलग तरह की खाद है जो बीच बीच में देनी है। पर ये एक बार में जो देनी है वो ये है कि एक बार रोटी खा ली, अब हम फिर भाई शाम को ही खाएंगे। सर उसके बारे में कैसे पता चलेगा? वो बाद में बताएंगे।